Hi guys, I'm Anvita Divedi from Target for IQ, and today I'm gonna teach you this second disadvantage of the incorporation. In the previous video, I have already dealt with the foremost disadvantage of incorporation, which is known as पियर्सिंग और दी लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल, जिसे हम हिंदी में कॉरपोरेट पर्दे को या घूंघट को उठाना या फिर उसमें छेद करना कहते हैं। तो ये बेसिकली डिसएडवांटेजेस के जो वीडियोस हैं, मैं आपको हर एक पर्टिकुलर डिसएडवांटेज का वीडियो अलग बना के दे रही हूँ, क्योंकि डिसएडवांटेजेस काफ़ी ब्रॉड है। हर एक सिंगल डिसएडवांटेजेस के अंदर काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं, और एडवांटेजेस का वीडियो मैंने प्रिसाइज बनाया था, जिसमें सारे एडवांटेजेस मैंने कंक्लूड किए थे। तो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट येट, यू कैन वॉच इट ऑन आवर प्लेलिस्ट ऑफ कंपनी लॉ। तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक डिसएडवांटेज। तो ये सेकंड डिसएडवांटेज है जिसे आज हम पढ़ेंगे, और मेनली दो ही डिसएडवांटेज होते हैं, एक हम पढ़ चुके हैं और ये सेकंड। तो जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स होती है, यानी कि देयर आर सर्टेन केसेस, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं इन विच यू कैन sue द डायरेक्टर्स फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कंपनी कुछ ऐसा गलत काम करती है, कुछ ऐसा एक्ट करती है जिसके लिए अगर आपको लीगल केस करना है तो आप डायरेक्टर्स को स्यू करते हैं। पर ये जो केसेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप का केस होता है वो ये होता है कि मान लीजिए आप कंपनी ने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिसके लिए डायरेक्टर्स लायबल होंगे, पर्सनली लायबल होंगे, तो उन केसेस में कंपनी लायबल नहीं होती है। ठीक है, वो केसेस अलग होते हैं। तो यानी कि आप उसमें कंपनी को स्यू नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कंपनी की सेपरेट जो पर्सनालिटी होती है उससे जुड़े हुए ये डिसएडवांटेज हैं। हमें कंपनी की सेपरेट पर्सनालिटी की वजह से फ़ायदा भी बहुत मिलता है, जो कि मैं आपको सोलोमन केस में बता चुकी हूँ, और मैं ये बार बार केस इसलिए भी रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट केस है। तो ये जो कंपनी की डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होती है, ये आपको पता है कि ये सेपरेट पर्सनालिटी कंपनी को इसलिए दी गई है ताकि कंपनी के एक्ट्स के लिए कंपनी को एज अ पर्सन, एज अ लीगल पर्सन लायबल ठहराया जा सके, और जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारी ना बने। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी कुछ ऐसे एक्ट्स करती है जो कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो उन्हें ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। वो कंपनी कुछ ऐसे एक्ट्स अपने बिहाफ पे कर देती है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि उसमें उन मेंबर्स को मजबूरी में वो एक्ट्स करने पड़ते हैं जिनके लिए कंपनी को स्यू किया जाता है। तो इसलिए उन मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी ना बने और कंपनी ही उन एक्ट्स का भुगतान करे या उन एक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो इसलिए ये सेपरेट पर्सनालिटी क्रिएट की गई है। और इसके अलावा सेपरेट पर्सनालिटी क्रिएट करने के और भी रीजंस हैं। वो रीजंस हैं कि कंपनी अपना एसेट ओन कर सकती है अपने नाम पर, और किसी पर्टिकुलर मेंबर के नाम पे फिर वो एसेट्स नहीं होंगे, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा प्रॉपर्टी डिवीजन वगैरह में। तो खैर, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। तो जब ये जो सेपरेट पर्सनालिटी वाली जो बात है, तो इसमें क्या होता है कि आप कंपनी को भी स्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की पर्सनल लायबिलिटी डायरेक्टर्स की अराइज होती हैं। एक तो तब जब आप कंपनी को स्यू ना करके सिर्फ डायरेक्टर्स को स्यू करते हैं। तो इन केसेस में ये केसेस आपके सेपरेटली डिफाइंड हैं, और जब हम डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट वगैरह पढ़ेंगे, डायरेक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें आप डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल ठहरा सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप अलोंग विद द कंपनी डायरेक्टर्स को स्यू कर सकते हैं, यानी कि कंपनी प्लस डायरेक्टर्स, आप दोनों को स्यू कर सकते हैं। तो ये केसेस डिसएडवांटेज में कवर होते हैं। तो यानी कि अगर आपसे इनकॉर्पोरेशन का डिसएडवांटेज लिखने को आएगा, तो आप डायरेक्टर्स की लायबिलिटी जब लिखेंगे तो आप सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस को मेंशन करेंगे जिसमें कि डायरेक्टर्स कंपनी के साथ रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा सकें। ठीक है, तो इसमें पहली सिचुएशन है वो है रिड्यूस्ड मेंबर ऑफ द कंपनी। तो ये रिड्यूस्ड मेंबर ऑफ द कंपनी क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ये सेक्शन 3A में डिफाइंड है, और ये जो सेक्शन 3A है वो आपके कंपनी एक्ट 2013 में नहीं था। ये ओरिजिनली जो एक्ट था 2013 का, उसमें नहीं शामिल था, बल्कि 2017 के अमेंडमेंट से इसमें इंक्लूड हुआ है। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सेक्शन 3A है वो 2017 अमेंडमेंट से आया है। और ये सेक्शन क्या कहता है, देखिए, आपको पता है कि हर कंपनी के एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, न्यूनतम सदस्यों की एक संख्या होती है, जो कि प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होती है और पब्लिक कंपनी के केस में 7 होती है। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं, अगर ये
कम होते हैं, मान लीजिए मिनिमम नंबर जो है कंपनी के मेंबर्स का, कभी कभी होता है कि मेंबर्स कंपनी छोड़ देते हैं, तो मान लीजिए जो मिनिमम जो नंबर है मेंबर्स का वो रिड्यूस हो गया, ठीक है, कंपनी के मेंबर्स कम हो गए, तो उस केस में कंपनी अपना बिजनेस कैरी ऑन करती है इस होप में कि कोई और मेंबर हम ऐड कर लेंगे। पर अगर 6 मंथ्स तक वो कोई और मेंबर नहीं ऐड करते हैं और वो वैसे ही बिजनेस कैरी ऑन करते हैं मोर देन 6 मंथ्स बेसिकली, तो 6 महीने से ज़्यादा अगर वो ऐसे ही बिजनेस चलाते रहते हैं कम संख्या के साथ, यानी कि जो मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस में कंपनी जो भी डेट लेगी, जो भी डेट दूसरों से लेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी डेट लेने का, मान लीजिए शेयर्स वगैरह बेचती है और डेट लेती है, डिबेंचर्स इशू करती है, तो वो जो भी डेट होगा उसके लिए कंपनी खुद से उसके लिए कंपनी की खुद की भी लाइबिलिटी होगी और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी भी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि उनकी नॉलेज में ये काम हो रहा है कि रिड्यूस्ड मेंबर के साथ कंपनी चलाई जा रही है और कंपनी का बिजनेस चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन वो सिर्फ उतने ही डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे पर्सनली जो कि कंपनी ने उस ड्यूरेशन में लिया है, यानी कि ये जो 6 मंथ्स का, मोर देन 6 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है और इसके दौरान जो कंपनी ने लिया है डेट, सिर्फ उसी के लिए कंपनी लायबल होगी, सॉरी डायरेक्टर्स लायबल होंगे पर्सनली कंपनी के साथ। फिर आती है हमारी सिविल लायबिलिटी, ये सेक्शन 35 में दी हुई है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन छप जाती है और जिसको देखकर या जिसको बिलीव करके लोग कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं या कंपनी के शेयर में हिस्सा ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप कंपनी के फॉल्स प्रोस्पेक्टस को या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन को बिलीव करके, मतलब प्रोस्पेक्टस में दी गई कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन को बिलीव करके कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर में हिस्सा ले लेता है, तो वहाँ पर डायरेक्टर्स की सिविल लाइबिलिटी अराइज हो जाती है और डायरेक्टर्स को पर्सनली लाइबल ठहराया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड सिचुएशन आती है वो ये आती है कि फेल्योर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, ये सेक्शन 39 है कंपनीज एक्ट का। तो ये सेक्शन क्या कहता है, देखिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सेक्शन कई पार्ट में डिवाइड है, इसके लिए आपको कई पार्ट समझने पड़ेंगे कंपनी के प्रोसेस के और कंपनी एक्ट के। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो जनरली पब्लिक कंपनी के केस में ये होता है कि जब कोई पब्लिक कंपनी फॉर्म होती है तो आप उसके सारे शेयर्स पब्लिक को नहीं इशू कर सकते, एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर आप पब्लिक को इशू करते हैं। जब आप वो शेयर मार्केट में उतारते हैं और पब्लिक को इशू करते हैं तो लोग उसके लिए एप्लीकेशन भेजते हैं, उन शेयर्स को ख़रीदने के लिए एप्लीकेशन भेजते हैं कि हाँ हमें ये शेयर्स बाई करने हैं। अब वो एप्लीकेशंस के साथ वो कुछ मनी भी भेजते हैं, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि वो भेजते हैं। जैसे आप शेयर खरीदने के लिए ऑब्वियसली मान लीजिए शेयर 100 रुपये का है तो हमने बोला कि आप 50 रुपये पहले दे दो, 50 आप बाद में दे देना, ठीक है, या फिर आपके प्रॉफिट में से जैसा डिबेंचर इशू हो जाएगा जो भी है। तो ये जो 50 रुपये आपने एप्लीकेशन जब आपने दी तो आपने भेज दिए, लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी रेस करें। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी का मतलब क्या होता है कि जब लोग एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो मान लीजिए कंपनी ने 25% के शेयर पब्लिक के लिए इशू किए हैं, तो इस 25% में एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा कि अगर इस 25% की टोटल वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपए है तो एक मिनिमम अमाउंट होगा जिसको बोला जाएगा डायरेक्टर्स को रेस करने के लिए ताकि वो शेयर इशू कर सके, यानी कि इस 10 लाख में से 5 लाख एटलीस्ट उनके पास आ जाने चाहिए एप्लीकेशंस के थ्रू, तो उसके बाद ही वो शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो अगर वो अमाउंट इकट्ठा नहीं हो पाता है और या फिर कंपनी को बिजनेस करने का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, तो आपने जिन जिन लोगों से पैसे लिए हैं, मान लीजिए कुछ लोगों ने तो पैसे दिए ही हैं, एप्लीकेशन मेक कर दिया है, बट मिनिमम जितने लोगों को जितने पैसे देने चाहिए थे उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई है, तो इस केस में क्या होगा कि आपने जो पैसे लिए थे जिन लोगों से पहले शेयर के नाम पर, वो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन मनी जो होगा वो आपको वापस करना पड़ेगा। और वो कब तक वापस करना पड़ेगा, विद इन 130 डेज़ वापस करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रेज नहीं कर पाते हैं, उतना अमाउंट इकट्ठा नहीं कर पाते हैं शेयर्स के थ्रू डायरेक्टर्स, तो वो क्या करेंगे, जितना जो भी अमाउंट उनको एप्लीकेशन के थ्रू मिला है शेयर खरीदने के लिए, वो अमाउंट वो वापस कर देंगे उन लोगों को 130 दिनों के भीतर। तो अगर वो ये करने से फेल होते हैं और या फिर उनको बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है उनकी कंपनी को, तो भी उन्हें 130 दिनों के भीतर रीपेमेंट करना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी का। पर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल माने जाएंगे। फिर सेक्शन 339 आता है। इसमें क्या होता है, अगर कंपनी वाइंड अप के टाइम पे, जब कंपनी वाइंड अप होती है, तो कंपनी अगर किसी भी कंपनी के किसी भी एक्टिविटी में ये पाया जाता है कि कंपनी ने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या कोई भी ऐसा एक्ट किया है कंपनी के बिजनेस के दौरान जो कि दूसरों को फ्रॉड करने के इंटेंशन से किया गया हो, चाहे वो शेयर सब्सक्राइबर हो या फिर कोई और हो जिसके साथ कंपनी ने बिजनेस किया हो, उसको फ्रॉडुलेंट पर्पस से किया हो या फिर उनको धोखा देने की पर्पस से वो एक्ट कमिट किया गया हो, तो ऐसे केसेस में डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे। फिर कंपनी कुछ अल्ट्रा वायर्स एक्ट करती है। तो ये जो अल्ट्रा वायर्स एक्ट होते हैं, इनका मतलब होता है कि मान लीजिए कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स ने कुछ ऐसा एक्ट किया है जो कि कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में नहीं कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, मेनली जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनसे बाहर जाके उन रेगुलेशन से अलग हटके या उनको कॉन्ट्रावीन करते हुए कोई एक्ट किया है, तो वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स होते हैं कंपनी को, और उसके लिए डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे। फिर मान लीजिए कंपनी ने टैक्सेस का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, हर कंपनी को टैक्स असेसमेंट करा के और टैक्स का पेमेंट करना होता है, तो हर साल ये एवरी ईयर होता है। तो अगर कंपनी ने अपने टैक्सेस पूरी तरीके से पे नहीं किए हैं, तो इस केसेस में डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे कंपनी के साथ में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और उसके अलावा आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप आराम से पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए। और इसके अलावा पढ़ाई करते रहिए एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।